हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रांस की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हमने लास्ट सेशन में ब्यूरोक्रेसी की रिगार्डिंग किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो फ्रांस है इसकी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की रिगार्डिंग, कि फ्रांस की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो कैसे डेवलप होती है, इसकी कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसमें जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उसकी फंडिंग कैसे होती है। तो पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसकी पॉलिटिकल पार्टीज से। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हम सब ने सुना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है तो उससे पहले क्या था, वहां पर मोनार्की ही प्रिवेल करती थी। हम कह रहे हैं मोनार्की टिल 1848, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 में स्टार्ट होती है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम चेंज आता है, उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया जाता है, जिसमें नेशनल कन्वेंशन है वो फॉर्म होती है। एंड इसमें क्या किया जाता है, जे भी मोनार्की के अगेंस्ट नहीं थे, जब मोनार्की तो चाहते थे, जैसे ब्रिटिश में मोनार्की है, मोनार्क के पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए, जे फेवर करते थे। ऐसा नहीं कहना चाहते थे कि मोनार्की को खत्म कर कर हम रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं, मोनार्की को फेवर फिर भी कर रहे थे चाहे रेवोल्यूशन हो रही थी। तो इस तरह उस जहां पर बहुत चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस कैसे आते हैं, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और रेवोल्यूशन के बाद 91 में नेशनल कन्वेंशन है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जी फ्रेम होता है। और उसके बाद फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक है, इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो फर्स्ट रिपब्लिक हम कह रहे हैं कि वो चाहते थे कुछ टाइम के लिए कि रिपब्लिक कंट्री हम भी बनाई जैसे यूएसए है, लेकिन फिर कुछ चेंजेस होती हैं। एंड उसके बाद नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है, लेकिन ये सभी सक्सेसफुली वर्क नहीं करते हैं। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे आ जाते हैं, जो 1799 से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो अपने आप को कॉन्सोलेट डिक्लेयर कर देते हैं, मीनिंग वो एक तरह से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्टे का टाइम आ जाता है, 1814 तक नेपोलियन बोनापार्टे रहता है। इसमें भी क्या कितनी चेंजेस होगी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ कुछ टाइम रिपब्लिक डेमोक्रेसी की तरफ हम चाहते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से जे स्टैब्लिश करते हैं डिक्टेटरशिप। तो नेपोलियन बोनापार्टे 1914 में इनको डिफीट किया जाता है, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए 1915 में 100 डेज के लिए आते हैं, और उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद रिस्टोर हो जाती है बर्बन डायनेस्टी, जो पहले चल रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बर्बन डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, तो इस तरह बर्बन डायनेस्टी है वो रूल करनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो 1848 तक क्या करती है, रूल करती है। तो ये बैकग्राउंड होगी, बैकग्राउंड कैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मोनार्की है, मोनार्की में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत ही नहीं है, तो जैसे एक डायनेस्टी वर्क करती है वैसे ही करती जाती है। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसी रेवोल्यूशन से क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म होता है। जैसे नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल असेंबली है, वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो इस टाइम पीरियड में फ्रेंच पार्टी है वो बनाई जाती है। तो इसमें 1824 में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले इनको भी नहीं पता था कि जहां पर पॉलिटिकल पार्टी हमने फ्रेम कर ली है, क्योंकि जो इलेक्शन लड़े हैं, मीनिंग उनको पता ही नहीं है, इलेक्शन लड़े हैं, हमने इलेक्शन लड़ ली, जो जीत गए वो क्या बन गए, नेशनल कन्वेंशन का असेंबली का पार्ट बन जाते थे। तो जब डायनेस्टी रूल चल रहा था उसी टाइम पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। 1824 में पॉलिटिकल फैक्शन होती है, मीनिंग जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी फ्रेंच पार्टी, तो फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी थी, इसका डिवीजन हो जाती है। तो इसकी डिवीजन होने के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाती है। जी डिवीजन किसके द्वारा होती है, बाय लॉनिस पॉलिटिक्स। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली। इससे माना जाता है कि फ्रांस में पहली बार पॉलिटिकल पार्टी है वो ओरिजिनेट होती है, इस तरह इनका फ्रांस में ओरिजिनेशन होता है। तो आज के टाइम में जो फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेशनल लेवल पर एंड लोकल लेवल पर। जैसे हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। लाइक दिस फ्रांस में भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड लोकल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें जो हाईएस्ट है नेशनल काउंसिल होती है, जिसका हेड चेयरमैन होता है, जिसको नेशनल सेक्रेटरी कहते हैं, जो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? बाय ऑल मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल। लाइक दिस जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल पर भी डिवीजन की गई है, वहां पर इनको ब्रांचेस और सेल कहा जाता है। तो जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके ऑफिस होते हैं, वैसे ही लोकल लेवल पर हम इसको ब्रांचेस और सेल कह रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइज कैसे किए जाते हैं? इनटू डिपार्टमेंटल फेडरेशन। क्योंकि हमने जब भी ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग पढ़ा था, हमने कहा था इसकी कैबिनेट है, कैबिनेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो भी इंक्लूड होते हैं। एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट को जो पावर देते हैं कि वो अपने रिगार्डिंग रूल्स बना सके, इसीलिए जो डिपार्टमेंटल फेडरेशन में आगे फर्दर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इस तरह इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, हर एक कंट्री अपनी वहां की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या करती है? अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइज करती है। इसी तरह यूएसए है, इसने भी ऑर्गेनाइज किया है, यूके ने ऑर्गेनाइज किया है, हमने ऑर्गेनाइज किया है। जितनी भी कंट्रीज है वो सभी ऐसे ही अपने अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करती है। अब हम करते हैं मेन फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज। वैसे तो फ्रांस को मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे इंडिया में मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज है, वैसे फ्रांस में भी मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन वहां पर इंडिया की तरह बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। इसको मेनली हम 3 पार्टी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, सेंट्रिस्ट एंड लेफ्ट विंग। तो पहले तो क्या होता था, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो ही चलती थी। जब 2016 में फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन पावर में आते हैं, तो नया एक कोलिजन बनता है जिसको सेंट्रिस्ट कहा जाता है। तो वैसे तो और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, मेनली इनकी डिवीजन हम 3 पार्ट्स में करते हैं। तो राइट विंग में मेन पार्टी आता है रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, इसके साथ यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है, वो भी वर्क करती है। तो ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी बन जाती हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी कैसी है? जे किसमें बिलीव करते हैं? कंजर्वेटिज्म में, नेशनलिज्म में, कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। तो ये कहते हैं जैसे जो पुराने टाइम में कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो होनी चाहिए, तो वो हो गए राइट विंग। एंड सेंट्रिस्ट हैं, वो रेनेसांस के साथ बिलीव करते हैं, तो ये रेनेसांस की पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। तो जे पहले नहीं थी, 2016 में जे बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। इसके करंट जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो है एमैनुअल मैक्रोन। तो उसी के साथ ही सेंट्रिस्ट का जन्म होता है। तो इनकी आइडियोलॉजी न्यू लिबरलिज्म है, प्रो यूरोपियनिज्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, जो लिबर्टी में फेवर करती है, इकोनॉमिकली सबको फ्रीडम दी जाए, तो जो सेंट्रिस्ट हो गए। और उसके बाद लेफ्ट विंग आता है, जो बिल्कुल राइट विंग के ऑपोजिट है, जो सोशलिस्ट पार्टी है। एंड इसके साथ ही फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी, ग्रीन पार्टी, जे भी मिलकर कोलिजन बनाती हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी कौन सी है? सोशल डेमोक्रेसी। जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स है, वैसे ही जो बिलीव करती है, जो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। ग्रीन पार्टी है, वो इन्वायरमेंट को सेव करना चाहती है। इस तरह वहां पर राइट विंग, सेंट्रिस्ट, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी में डिवीजन करते हैं। अगर हम और डिवीजन करना चाहे, रॉयलिस्टिक पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह अदर पार्टीज भी वर्क करती हैं। अब हम इसका मेन पार्ट करते हैं फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं, उस फंडिंग पर हमको 100% टैक्स रिबेट मिलती है, और उसको डिस्क्लोज करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन फ्रांस में क्या है, फंडिंग को बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। तो वहां पर क्या कहा गया है, जो बिजनेस यूनिट्स हैं आर नॉट अलाउड टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वहां पर सबसे मेन क्या कर दिया, जो बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं वो फंडिंग ही नहीं कर सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि बिजनेस यूनिट अपना काम करेंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। जो कैंपेन है, कैंपेन स्पेंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, कैंपेन में भी लिमिटेशन लगाई गई है, इससे ज्यादा वो पैसा नहीं यूज कर सकती है।
वैसे तो इंडिया में लिमिट लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर भी करप्शन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो रिस्ट्रिक्शन है वो पता ही नहीं चलता। एंड वहां का जो ट्रांसपेरेंट अकाउंट है सिस्टम, मीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज का जो अकाउंट है बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इसको भी वो ध्यान में रखते हैं, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग है बहुत ही कम होती है और उनका खर्चा भी बहुत कम होता है। इसमें किस किस को अलाउ किया गया है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने उनको अलाउ किया गया है कि वो फंडिंग कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं, मीनिंग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कैंडिडेट्स फंडिंग करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप फीस होती है, अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है उसकी मेंबरशिप फीस होती है। जैसे हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं है, अगर कहीं है तो बहुत ही नॉमिनल होती है, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक परस्यू। तो इसमें क्या होता है, जब लेजिस्लेशन होती है इलेक्शन के बाद उनको फंडिंग दी जाती है कि वो अपना पैसा है वो कैसे खर्च करना है। तो इस तरह कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक परस्यू, इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड आता है। तो विद दिस हमने फ्रांस पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी फीचर्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।